बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील ताहिर और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपको ये थोड़ा टफ लगता है क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ी हार्ड टू अंडरस्टैंड होती है, लेकिन आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि इस चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीटेडली पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से हम अटैम्प्ट करेंगे तो हमें इसमें फुल मार्क्स मिलें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डिफाइन कैरियोटाइप एंड नेम द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और पूछ रहे हैं कि कैरियोटाइप्स क्या होता है और क्रोमोसोम्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम कैरियोटाइप्स को डिफाइन करें, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो अपीयरेंस होती है, जो उसकी शेप होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? कैरियोटाइप का नाम दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि कैरियोटाइप शो मार्क्ड डिफरेंस अमंग स्पीशीज़। कह रहे हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। और इवन सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के अंदर भी कभी कभी कैरियोटाइप में क्या होता है? डिफरेंसेस देखा जा सकता है। अगर हम क्रोमोसोम्स के टाइप की बात करें स्टूडेंट, तो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो 4 शेप्स के होते हैं। उनको उनकी कैरियोटाइप्स की बेस के ऊपर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब ये जो हमने इनकी शेप्स को डिफ़ाइन किया, ये शेप्स हमने उनकी डिफ़ाइन की है ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। हमें पता है कि मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ लेंथ इक्वल होती है। सब मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके सेंट्रोमेयर के एक तरफ तो लेंथ कंप्लीट होती है, लेकिन अदर साइड पे लेंथ क्या होती है? हाफ होती है। और एक्रोसेंट्रिक वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके सेंट्रोमेयर के एक साइड पे तो लेंथ कंप्लीट है, जबकि दूसरी साइड पे जो लेंथ होती है बिल्कुल शॉर्ट सी होती है, बिल्कुल शॉर्ट, हाफ से भी हाफ। और टीलोसेंट्रिक ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके सेंट्रोमेयर के एक तरफ तो लेंथ बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन अदर साइड पे लेंथ बिल्कुल नहीं होती। और इनकी अगर हम इंग्लिश के लेटर्स के अकॉर्डिंग शेप्स देखें तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी शेप्स कौन सी बनती हैं? आई, जे और वी। स्टूडेंट्स, कैरियोटाइप और क्रोमोसोम्स के टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर बहुत दफ़ा पूछा गया स्टूडेंट्स कि यूक्रोमैटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं। क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कि हाईली कंडेंस्ड होता है, द हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमैटिन आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। मतलब जो उसका हाईली कंडेंस्ड पोर्शन होता है जो कि एक्सपोज नहीं होता, उसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन का। सम ऑफ दिस पोर्शन रिमेन परमानेंटली कंडेंस, और कुछ पोर्शन तो ऐसा होता है जो कभी भी ओपन नहीं होता, सो दैट देयर डीएनए इज़ नेवर एक्सप्रेस। जाहिर बात है, अगर वो कंडेंस्ड रहेगा, एक्सपोज नहीं होगा, तो उसका डीएनए भी कभी हमें एक्सप्रेस नहीं होगा। उसके बाद है उसका उल्टा है यूक्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन का एक ऐसा पार्ट जो कि हाईली कंडेंस नहीं होता, द रिमाइंडर ऑफ क्रोमोसोम पोर्शन विच इज़ नॉट कंडेंस, जो कि हाईली कंडेंस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। और वो पार्ट जो कि यूक्रोमैटिन होता है क्रोमोसोम का, उसका डीएनए भी एक्सप्रेस होता है और वो अपनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या बनाता है? प्रोटीन भी बनाता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, यूक्रोमैटिन जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो हाईली कंडेंस नहीं होता, ये कंडेंस कब होता है? ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? कंडेंस होता है। अदरवाइज़ ये कंडेंस नहीं होता, ये एक्सपोज पड़ा होता है, इसके ऊपर डीएनए भी एक्सपोज्ड होता है जो कभी भी अपनी प्रोटीन वगैरह बनाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन एस फॉर्म एंड आर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अगर स्टूडेंट्स हम एस फॉर्म और आर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल के अंदर कि साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था चूहों के ऊपर, और उसने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और उसने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई लिया था, उसने उसके 2 तरह के बनाए थे, इसके 2 तरह के वायरोलेंट बनाए थे। एक उसने बनाया था एस फॉर्म और एक उसने क्या बनाया था? आर फॉर्म। अगर हम एस फॉर्म की बात करें तो एस फॉर स्मूथ और आर फॉर्म क्या होता है? रफ। अब एस फॉर्म बैक्टीरिया कौन से थे? एस फॉर्म बैक्टीरिया वो थे
द नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ दिस बैक्टीरियम इज रेफर टू एस फॉर्म बिकॉज इट फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज ऑन कल्चर डिश। कह रहे कि जो बैक्टीरिया नॉर्मल थे, जिनमें कोई चेंजेस नहीं की गई थी, जो कि ओरिजिनल थे, बिल्कुल जैसे वो अपनी असली हालत में एग्जिस्ट करते थे, मतलब हम उन्हें कह सकते हैं द नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, उन्हें क्या कहा गया था कि ये एस फॉर्म बैक्टीरिया। और अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि इनके ऊपर कि एक क्या था, पॉलीसेकेराइड का कोड था, जिसे हम पैथोजेनिक कोड कहते थे इनका। जबकि सेकंड जो है वो आर फॉर्म है। अगर हम आर फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, तो आर फॉर्म जो थे वो म्यूटेंट थे। म्यूटेंट का मतलब क्या है कि हमने उनके अंदर कुछ चेंजेस की हुई थी। चेंजेस हमने क्या की थी, हमने म्यूटेशन के ज़रिए क्या किया था, उनका जो पॉलीसेकेराइड कोड था वो हमने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। द म्यूटेंट फॉर्म विच लैक एन एंजाइम नीडेड टू मैन्युफैक्चर द पॉलीसेकेराइड कोड इज कॉल्ड द आर फॉर्म बिकॉज इट फॉर्म रफ कॉलोनीज। तो ये स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, जो बैक्टीरिया ओरिजिनल थे, जिनमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई थी, जिनके अंदर पॉलीसेकेराइड कोड भी अवेलेबल था, वो कौन से थे, एस फॉर्म। और आर फॉर्म वो वाले बैक्टीरिया थे जिनके हमने म्यूटेशन के ज़रिए वो जीन ही उड़ा दी थी जो कि पॉलीसेकेराइड कोड बनाती थी, जिसकी वजह से इन बैक्टीरिया के अराउंड पॉलीसेकेराइड कोड नहीं होता था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, आर फॉर्म। और आपने ये पढ़ा था कि जब हम एस फॉर्म इंजेक्ट करते थे तो माइस मर जाता था, ये पॉलीसेकेराइड कोड अवेलेबल था। लेकिन जब हम आर फॉर्म इंजेक्ट करते थे तो माइस नहीं मरता था, इसका मतलब था कि उसके अराउंड पॉलीसेकेराइड कोड नहीं था। होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ। तो स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल सिंपल ये है, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट सेल। मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक सेल से दूसरे सेल में जाना और दूसरे सेल में जाकर जो जिस सेल में वो गया है उस सेल का जाकर जेनेटिक मेकअप क्या कर देना, चेंज कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक सेल की जीन्स दूसरे सेल्स की जीन्स के अंदर गई और दूसरे सेल्स के अंदर जाकर अगर उन्होंने दूसरे सेल्स का जेनेटिक मेकअप टोटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जा रहे हैं, ड्रा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती क्या है। हमने पढ़ा है कि जो डीएनए है और जो आरएनए है, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होता है, डीएनए और आरएनए ही होता है। और डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, डीएनए और आरएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है और आरएनए है बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स। और अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं किसी से स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड से। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं डीएनए के अंदर भी और आरएनए के अंदर भी। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में लिंकेज बनाते हैं तो उस लिंकेज को बोलते हैं स्टूडेंट्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं द लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसको ड्रा किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दो न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आ रहे हैं और उनके बीच में एक लिंकेज भी आपको नज़र आ रही है, दैट लिंकेज इज़ कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और आपको बोर्ड के एग्जाम्स में इसको एज इट इज़ ड्रा करना है। अगर आप इसको हल्का सा भी कोई ऑक्सीजन, फॉस्फेट या हाइड्रोजन आइटम कम ज़्यादा कर दोगे तो ये गलत कंसीडर्ड होगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स करवाते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आपने पढ़ा था कि 3 तरह के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 है, इनका जस्ट सपोर्टिंग रोल है। सपोर्टिंग रोल से मुराद ये है कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को असिस्ट करते हैं इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। लेकिन जो मेन काम है वो किस चीज़ का, डीएनए पॉलीमरेज 3 का है। अभी हम देखते हैं ये क्या करता है। द एंजाइम इज़ अ डाइमर, कह रहे हैं इसकी जो शेप है वो डाइमर होती है, एंड कैटालाइज रेप्लिकेशन ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड। कह रहे हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करता है, कैटालाइज करता है। कैटालाइज से मुराद उसको स्पीड अप करता है। हाउ, अब हम ये देखते हैं। कह रहे हैं कि पॉलीमरेज 3 प्रोग्रेसिवली थ्रेड्स द डीएनए थ्रू द एंजाइम कॉम्प्लेक्स मूविंग एट अ रैपिड रेट सम 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। कह रहे हैं कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को थ्रेड्स में कन्वर्ट करता है। थ्रेड से मुराद है कि उनको अनकॉइल करता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था
कि सबसे पहला और बेसिक जो रूल है रेप्लिकेशन के लिए वो ये है कि पहले डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या होना पड़ता है, अनकॉइल्ड होना पड़ता है। जब डीएनए के स्ट्रैंड्स अनकॉइल्ड होते हैं, मतलब थ्रेड्स में कन्वर्ट होते हैं, तभी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स को थ्रेड्स में कन्वर्ट करना, ये काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। और इसकी स्पीड कितनी होती है, ये कई थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स एक सेकंड के अंदर क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। उसके बाद सेकंड फंक्शन, वन ऑफ द फीचर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 इज दैट इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली टू अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज ऑलरेडी पेयर्ड विद द पेरेंट स्ट्रैंड। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेकंड फंक्शन इसका ये है कि ये ऐड करता है किस चीज़ को, न्यूक्लियोटाइड्स को, उस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो कि ऑलरेडी पेरेंट स्ट्रैंड के साथ जिसने क्या बनाया होता है, पेयर्ड बनाया होता है। मतलब सिंपली ये कह सकते हो कि ये क्या खड़ा होता है हमारे पास, सिंपल अगर इसका पहला फंक्शन आपने बताना है कि ये थ्रेड्स द डीएनए स्ट्रैंड खड़ा होता है। सेकंड, ये क्या खड़ा होता है, ऐड खड़ा होता है किस चीज़ को, न्यूक्लियोटाइड्स को ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये क्वेश्चन आपने बहुत दफ़ा सुना होगा स्टूडेंट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक चीज़ जिसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। अगर स्टूडेंट हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा था वो स्ट्रैंड जो कि रेप्लिकेशन फॉक के टूवर्ड जा रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और वो स्ट्रैंड जो कि अवे जा रहा होता है रेप्लिकेशन फॉक से, उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो लैगिंग स्ट्रैंड्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूशन होती है, उसके अंदर सीरीज़ ऑफ, उसके अंदर शॉर्ट सेगमेंट्स होती है। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर सीरीज़ ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स हैं जो बाद में जुड़ जाते हैं, उन सीरीज़ ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स को एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। लीडिंग स्ट्रैंड जो कि टूवर्ड रेप्लिकेशन फॉक जा रहा है वो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक जा रहा है उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूशन होती है, उसके अंदर सीरीज़ ऑफ शॉर्ट फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये जो सीरीज़ ऑफ शॉर्ट फ्रैगमेंट्स हैं जो बाद में जुड़ भी जाते हैं, उन्हें एक्चुअली में क्या कहा जाता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब वो बता रहे हैं कि ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं इनके ऊपर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ये सेगमेंट्स, इनकी लेंथ कितनी होती है, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट होते हैं ये थोड़े लेंथी होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर इनकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ एल कैप्टॉन यूरिया। आपने टॉपिक व्हाट इज़ जीन के अंदर पढ़ा होगा कि एल कैप्टॉन यूरिया क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एल कैप्टॉन यूरिया की बात करें तो ये एक डिजीज़ है। इन एल कैप्टॉन यूरिया द पेशेंट प्रोड्यूस यूरिन, मतलब जो पेशेंट यूरिन प्रोड्यूस करता है, दैट कंटेन्ड होमोजेनिस्टिक एसिड। मतलब इस पेशेंट के यूरिन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको क्या बोला जाता है, होमोजेनिस्टिक एसिड। दिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रैपिडली व्हेन एक्सपोज टू एयर टर्निंग द यूरिन ब्लैक। और जो ही ये यूरिन पेशेंट करता है तो उस यूरिन के अंदर एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं होमोजेनिस्टिक एसिड। ये होमोजेनिस्टिक एसिड जो ही हवा में आता है यूरिन के साथ, तो ये हवा में के साथ ऑक्सीडाइज होता है और यूरिन को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन पेशेंट्स का जो यूरिन कलर होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि इन पेशेंट्स के यूरिन के अंदर क्या होता है, होमोजेनिस्टिक एसिड होता है जो हवा में आता है उसके साथ रिएक्शन करता है और यूरिन को ब्लैक कर देता है। अब अगर हम नॉर्मल पर्सन्स की बात करें कि नॉर्मल पर्सन्स का तो यूरिन ब्लैक नहीं होता, तो इन नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है कि जो होमोजेनिस्टिक एसिड होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है एक एंजाइम्स की मदद से। बिफोर इट के यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर जाए उससे पहले ही इस यूरिन के अंदर जो होमोजेनिस्टिक एसिड होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ क्या, एंजाइम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पेशेंट्स के अंदर वो एंजाइम्स लैक कर रहा होता है जो कि होमोजेनिस्टिक एसिड्स की ब्रेक डाउन के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जब होमोजेनिस्टिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो यूरिन के साथ बाहर आएगा और हवा के साथ जो ही वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीडाइज्ड होगा और फ़ौरन से यूरिन कलर ब्लैक कर देगा। जबकि नॉर्मल पर्सन्स के अंदर ये होमोजेनिस्टिक एसिड तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका होता है तो यूरिन के साथ ये आता ही नहीं है, जिस वजह से यूरिन का कलर नॉर्मल रहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मिनिमल मीडियम एंड डिफाइंड मीडियम। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि मिनिमल मीडियम क्या होता है और डिफाइंड मीडियम क्या होता है। बीडल एंड टॉटम, ये साइंटिस्ट आप लोग नाम सुना होगा आपने इनका चैप्टर के अंदर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे न्यूरोस्पोरा के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने दो तरह के मीडियम तैयार किए थे। एक जो मीडियम था वो था मिनिमल मीडियम और एक कौन सा था, डिफाइंड मीडियम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिफाइंड मीडियम को देख लें। अ मीडियम विच कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर ग्रोथ के लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डिफाइंड मीडियम।
लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मिनिमल मीडियम की, ये क्या होता है, तो अ मीडियम दैट कंटेन, मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शुगर, अमोनिया, सॉल्ट्स और फ्यू वाइटामिन एंड वाटर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है कि मिनिमल मीडियम क्या होता है और उसकी कंपोजिशन क्या है, और डिफाइंड मीडियम क्या होता है। डिफाइंड मीडियम के अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए क्या है, नेसेसरी हैं। और मिनिमल मीडियम वो मीडियम है जिसके अंदर क्या अवेलेबल होता है, शुगर, अमोनिया, सॉल्ट्स, अ फ्यू वाइटामिन एंड क्या, वाटर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस? इट इज़ अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको नाम से शायद इंडिकेट हो रहा है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक जीन एक प्रोटीन बनाएगी। ये आपको थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बीडल एंड टॉटम कंक्लूडेड दैट जीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आपको पता है प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंड दैट ईच जीन एनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम। दिस दे कॉल दिस रिलेशनशिप वन जीन वन एंजाइम या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात गौर से सुननी है, आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझा भी हुआ है कि एक जो पर्टिकुलर जीन होती है, उस पर्टिकुलर जीन के पास एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होती है एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की। तो ये बात सबसे पहले किसने प्रूव की थी? बीडल एंड टॉटम ने प्रूव की थी कि एक जो जीन होती है वो अपना इफ़ेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करती है, वो अपना इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, एंजाइम। मतलब एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक एंजाइम। तो ये जो रिलेशनशिप है कि एक जीन का एक स्पेसिफिक क्या बनाना, एंजाइम बनाना, दैट इज़ कॉल्ड वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो वर्ड बार बार एंजाइम्स का यूज़ हो रहा है, आपको पता है स्टूडेंट्स के एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो वी से डैट कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन जीन। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अपने ध्यान से सुना है कि जीन्स क्या होते हैं। अगर हम सेल की तरफ देखें तो सेल के सेंटर में हमें क्या नज़र आता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या नज़र आते हैं, क्रोमोसोम्स। अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। और स्टूडेंट्स वो जो डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, उन डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स को जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, उससे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जीन्स। अब वो जीन्स क्या करती हैं, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उनको अपने पेरेंट सेल से मिली होती है, और वो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डी कोड करती है इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर क्या एंजाइम्स या इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर क्या प्रोटीन। तो हम जीन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है ऑन डीएनए। डेफिनेटली बात है क्योंकि मैंने बताया कि डीएनए के सेगमेंट्स को तो जीन कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए दैट डिटरमिन्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जो जीन होती है वो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती है। तो वो कह रहे हैं कि जीन हमारे पास क्या है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटरमिन्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, जीन। और अपने कॉन्सेप्ट के लिए याद रख लो कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड किसके ऊपर होता है, डीएनए के ऊपर होता है। और डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, सेल में होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। अगर स्टूडेंट्स हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये एक डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया, और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। और आपको ये पता है कि ये डिज़ीज़ जो है ये ब्लड डिजीज़ है, और ब्लड में किस कंपोनेंट की डिजीज़ है, रेड ब्लड सेल की डिजीज़ है। रेड ब्लड सेल की किस कंपोनेंट की डिजीज़ है, हीमोग्लोबिन की डिजीज़ है। और हीमोग्लोबिन के अंदर मोर स्पेसिफिकली किसकी डिजीज़ है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की डिजीज़ है। तो स्टूडेंट्स सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये कैसे होता है, कॉज्ड बाय अ चेंज फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन एट अ सिंगल पोजीशन इन द बीटा प्रोटीन चेन ऑफ क्या, हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है वहाँ पर एक सीक्वेंस चेंज हो जाता है। किस का सीक्वेंस चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड की बजाय क्या लग जाता है, वेलिन। अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही है तो नीचे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का एक सीक्वेंस शो किया गया है, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्यूनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन उसके नीचे अगर आप देखो एबनॉर्मल चेन, तो आप देख रहे हो कि एट द नंबर 6
आना था ग्लूटामिक एसिड, लग क्या गया वेलिन, जिसकी वजह से ये बीटा चेन क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई और एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया। और इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली बात है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पे गलत अमाइनो एसिड कैसे आके लग गया, तो आपके माइंड में ये बात क्लिक करेगी फ़ौरन से कि सर गलत अमाइनो एसिड इसलिए यहाँ पे आके लगा कि इसकी जो जीन थी, जिस जीन ने हीमोग्लोबिन बनाना था उस जीन के अंदर डिफेक्ट होगा। क्योंकि हमने बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं ये सारी की सारी कौन बनाता है, जीन्स बनाती हैं। अगर आपकी जीन्स में डिफेक्ट है तभी आपकी प्रोटीन्स में भी क्या होगा, डिफेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं। अभी बात जो मैं बार बार करूँ कि जीन का काम एक पर्टिकुलर क्या बनाना होता है, प्रोटीन बनाना होता है। अब ये बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीन का काम प्रोटीन बनाना है। अब आप सबके माइंड में आएगा हाउ, कि कैसे होगा। तो वो जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्रोटीन बनती है जीन से, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज़ द सेम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन्स। कह रहे तमाम जानदारों के अंदर जीन्स को रीड करने का और उसे एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेस करने से मुराद है कि उससे प्रोटीन बनाने का तरीका सब में क्या है, बेसिक मैकेनिज्म सब में क्या है, सेम है, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोगमा। और इसमें होता क्या है, इसने एक लाइन के अंदर बड़ा से उसको अच्छा क्लिक किया है, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज डाउन इनटू आरएनए। पहले जो होता है वो पर्टिकुलर क्या बनता है, आरएनए बनता है। मतलब जो डीएनए का पार्ट होता है जीन, उससे पहले क्या बनाया जाता है, आरएनए बनाया जाता है। फिर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, फिर वो आरएनए जो है वो क्या बनाता है, प्रोटीन। मतलब डीएनए से आरएनए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन जिसे आपने पढ़ा था क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो एक फिनोमेना है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। और दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनमें तकरीबन ये सारा ये तरीका क्या है, सेम है। सब ने जब अपनी जीन्स से प्रोटीन बनवानी होती है तो पहले वो अपने जीन्स के पर्टिकुलर पार्ट जो होता है डीएनए का, उससे आरएनए बनवाते हैं, फिर उस आरएनए से वो क्या बनवाते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, राइट डाउन द रोल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था कि आरएनए 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का तो आपको पता है कि वो आरएनए जिसके पास मैसेज होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का, जो कि डीएनए से लेता है, उसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सब ये तो जानते हैं, हम सब ने ये तो अंडरस्टैंड किया हुआ है कि ट्रांसफ़र आरएनए का काम ये होता है कि ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है उस जगह पर जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है, मतलब एट द साइट ऑफ राइबोसोम्स। तो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट द अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स फॉर यूज़ इन बिल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड्स एंड आल्सो पोजीशन। सेकंड फंक्शन जो बताने लगा, सॉरी अभी काट रहा हूँ मैं, कि सेकंड फंक्शन जो हम लोग नहीं जानते वो ये है कि ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, पोजीशंस ईच अमाइनो एसिड एट द करेक्ट प्लेस ऑन द इलोंगेशन पॉलीपेप्टाइड चेन। स्टूडेंट कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पे आके लगेगा, ये भी काम किसका होता है, ट्रांसफ़र आरएनए का होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रांसफ़र आरएनए का काम सिर्फ अमाइनो एसिड ला के फेंक नहीं देना। ट्रांसफ़र आरएनए का काम अमाइनो एसिड्स को लेके आने के साथ साथ उसकी जो एक प्रॉपर पोजीशनिंग है कि इसके बाद ये आएगा, ये भी किसने करना होता है, ट्रांसफ़र आरएनए करना होता है। और आपकी जो कन्फ्यूजन है एक बच्चों के माइंड में होती है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 20 टाइप्स के ट्रांसफ़र आरएनए, और सेकेंड ईयर की बुक में लिखा गया कि 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हैं, ट्रांसफ़र आरएनए। तो स्टूडेंट्स आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में इसी ऑप्शन को टिक करना है कि 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या हैं, ट्रांसफ़र आरएनए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। स्टूडेंट ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि ये क्या है। आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा था जिसमें क्या होता है कि डीएनए से हम एक पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए बनवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से एक पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए का बनना ये है क्या, ट्रांसक्रिप्शन है। अब हमें पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2। और आरएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं, 1। तो हम किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी बनाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी बनाएंगे। तो स्टूडेंट वो डीएनए का स्ट्रैंड
जिसकी हम कॉपी बनाते हैं, जिसे हम आरएनए बोल रहे हैं, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड है, और डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जिसकी हम कॉपी बनाते हैं, जिसका हम मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, ठीक है, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, जो उसके ऑपोजिट है, जिससे हम आरएनए नहीं बनवा रहे, उस ऑपोजिट स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोडिंग स्ट्रैंड और या सेंस स्ट्रैंड। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि डीएनए के दो स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड जिसकी हम कॉपी कर रहे होते हैं और जिस मतलब मैसेंजर आरएनए बना रहे होते हैं, वो स्ट्रैंड कौन सा होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो उसका ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जीसी हेयर पिन। अभी आपको मैंने बताया कि जो डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जीन। क्लियर। अब व्हाट इज़ जीसी हेयर पिन? जीसी हेयर पिन क्या है? अब स्टूडेंट, अगर आपकी एक जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनवाना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी एक पर्टिकुलर पार्ट का ही आरएनए बनाएगी। और पर्टिकुलर पार्ट का जब आरएनए बनेगा तो इसका मतलब है कि वो डीएनए का पर्टिकुलर पार्ट ही खुलेगा, सारा का सारा डीएनए नहीं खुल जाएगा, क्योंकि आपने बस एक पर्टिकुलर पार्ट है जिस डीएनए का, जिसको जीन बोल रहे हैं, उसने अपनी प्रोटीन बनानी है। अब जाहिर बात है वो उसने खुलना भी है और उसने दोबारा बंद भी होना है। तो समझ लो कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप होता है ना, तो उस स्टॉपिंग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करने वाला जो सिग्नल है वो कौन सा होता है? जीसी हेयर पिन होता है। वो कह रहा है द स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द जीन टर्मिनेट द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। मतलब जो स्टॉप सीक्वेंस होता है किस चीज़ का? जीन के एंड होने का, जो कि टर्मिनेट करता है कि अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? जीसी हेयर पिन। द सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल इज अ सीरीज ऑफ जीसी पेयर्स, बेस पेयर्स फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ 80 बेस पेयर्स। ठीक है, उसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं स्टूडेंट? जीसी हेयर पिन का। द आरएनए फॉर्म्ड इन दिस रीजन फॉर्म्स अ जीसी हेयर पिन। मतलब आप लोगों ने सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो जीसी हेयर पिन है ये क्या होता है? स्टॉप सिग्नल होता है किस चीज़ का? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मैसेंजर आरएनए रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड में तो किसी एक के बारे में पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन इसलिए किया ताकि जो भी पूछे आपको इसके बारे में आइडिया। पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करें। कह रहे हैं कि इन बैक्टीरिया द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनका जो मैसेंजर आरएनए वो तो पहले ही ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली ही उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करते हैं व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन, ताकि प्रोटीन बना ली जाए। तो मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और उसको न्यूक्लियस से कहाँ आना होता है? साइटोप्लाज्म में। किसके पास? राइबोसोम के पास, अपना पैगाम देने के लिए कि भाई ये मुझे मैसेज मिला है डीएनए से, इसकी मुझे प्रोटीन बना के दो। अब होता क्या है? इन यूकैरियोट्स हाउएवर इट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू राइबोसोम। वही बात जो भी मैंने की है, आउटसाइड इन द साइटोप्लाज्म। द यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए इज देयरफॉर मॉडिफाइड इन सेवरल वेज टू एड दिस जनरली। तो क्या होता है फिर? यूकैरियोटिक सेल को क्या देखता है? वो देखता है कि मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम भी पड़ा हुआ है और डिफरेंट एंजाइम्स भी हैं, इन्होंने मैसेंजर आरएनए को खा जाना है, और मेरी सारी मेहनत जो मैंने ट्रांसक्रिप्शन में की है वो ज़ाया हो जानी है। तो क्यों ना मैं अपने मैसेंजर आरएनए को इस तरह से चेंज कर दूं कि ये जो एंजाइम्स अवेलेबल हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये इसको खा ना जाए। तो वो इसको मॉडिफाइड किस तरह करता है? अ कैप एंड टेल इज़ एडेड। उसकी कैप और टेल को ऐड किया जाता है उस मैसेंजर आरएनए को, सो दैट द मॉलिक्यूल may remain stable during long journey to ribosome. The cap is in the form of 7-methyl GTP which is linked 5 to 5 with the first nucleotide। कह रहे जो कैप होती है वो किससे बनाई जाती है? 7-methyl GTP केमिकल से, और ये 5 एंड पे अवेलेबल होती है। और जो टेल होती है वो किससे बनाई जाती है? पॉलीएडेनिन से, जो कि उसके 3 एंड पे मौजूद होती है। और these caps and tails save the messenger RNA from variety of nucleases and phosphatases। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स का मैसेंजर आरएनए तो डायरेक्ट रिलीज़ किया जाता है साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। उनके मैसेंजर आरएनए को पहले कैप और टेल से कवर किया जाता ताकि न्यूक्लियस और फॉस्फोटेसिस से बचाया जा सके उसे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। अगर हम स्टूडेंट्स कोडॉन और एंटी कोडॉन की बात करें तो ये ज़रा ध्यान से समझना है, बच्चे इसमें अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आरएनए इज़ मेड बाय न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए इज़ आल्सो मेड बाय न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? अब कोडॉन क्या होता है? अ कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन, कोई भी ले लो आप, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। अ कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, यूरासिल, गवानीन, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आरएनए की बात करूँगा इसलिए मैंने यूरासिल बोला। अ कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एज कोडॉन। मतलब ये समझ लो, कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर है। किसके ऊपर है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कोडॉन। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल सच एज AUG, और आपको पता है कि AUG किससे इनकोड करता है? मिथ्योनिन को। नेक्स्ट, अ कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज नाउन एज एंटीकोडॉन। तो स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट इज कोडॉन, और जो ट्रांसफर आरएनए की बेस के ऊपर कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। आपको ये डायग्राम नज़र भी आ रही है कि जो ग्रीन कलर का मैसेंजर आरएनए है वहाँ पे हाईलाइटेड 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट इज़ एक्चुअली अ कोडॉन, और उसके ऊपर एक येलो कलर का जो ट्रांसफ़र आरएनए पड़ा हुआ है, उस ट्रांसफ़र आरएनए की बेस के ऊपर जो आपको 3 न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली एंटीकोडॉन। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ नॉन सेंस कोडॉन? नॉन सेंस कोडॉन क्या होता है, ये ज़रा आपको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, तो स्टूडेंट इसी तरह एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अब जाहिर सी बात है कि जब आरएनए से प्रोटीन बननी है तो उसका भी एक कहीं ना कहीं तो स्टॉपिंग सिग्नल होगा ना, तो वो जो स्टॉपिंग सिग्नल ट्रांसलेशन का होता है उसे कहते हैं नॉन सेंस कोडॉन। वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, 3 कोडॉन्स कौन कौन से? UAA, UAG एंड UGA डू नॉट code for any amino acid and hence are known as nonsense codon. These codons are usually present at the end of the gene and hence are also called stop codon. अब होता क्या है, ये बात ज़रा ध्यान से सुननी है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैंने बताया कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स को हम एक कोडॉन कहते हैं। अब बारी बारी वो तीन जो कोड होते हैं वो राइबोसोम्स उन्हें रीड करता है और ट्रांसफ़र आरएनए से कहता है कि फ़लाना फ़लाना अमाइनो एसिड उठा के लेते आओ। लेकिन जो ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड आता है UAA या UAG या UGA, तो राइबोसोम समझ आता है कि अब इससे मज़ीद प्रोटीन नहीं बनानी, बस जितनी चेन बन गई है। अब वो ट्रांसफ़र आरएनए को सिग्नल नहीं भेजता, इसलिए कहा गया है कि ये जो कोडॉन्स होते हैं ये कौन से होते हैं? नॉन सेंस कोडॉन, या इनको स्टॉपिंग कोडॉन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल कोड। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कोड होता है AUG की अगर हम बात करें तो AUG एक कोड है जो कि एनकोड करता है मिथ्योनिन को। तो स्टूडेंट्स, क्या हम ये समझ लें कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनमें जितने भी डीएनए हैं और उन डीएनए के अंदर अगर वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं और उनमें जब भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर AUG कोड आएगा तो वो मिथ्योनिन ही बनाएंगे? तो इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड एक यूनिवर्सल कोड है या नहीं। अब हमने ये बात देखी, तो कह रहा था जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। अब आपको फर्स्ट लाइन पढ़ते समझ आ गया कि ये यूनिवर्सल है, लेकिन आगे स्टोरी कुछ और है। इट इज़ द सेम इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों में कोड यही चलते हैं। फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि AGA ये कौन सा अमाइनो एसिड के लिए होता है? आर्जिनिन। मतलब जब भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर AGA का कोड आता है तो राइबोसोम ट्रांसफ़र आरएनए से कहता है कि कौन सा अमाइनो एसिड उठा के लाओ? आर्जिनिन उठा के लाओ। इन बैक्टीरिया, इन ह्यूमंस एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक कोड हैज़ बीन स्टडीड। बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सैलिटी ऑफ कोड द जीन कैन बी transferred from one organism to another and be successfully transcribed and translated in their new host। कह रहा है अगर ऐसा है तो फिर तो हम किसी की जीन किसी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा तो काम प्रोटीन बनाने से है ना। लेकिन कह रहे द स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, कह रहे कि लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए स्टडी किया गया, however show that genetic code is not that universal। तो इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है स्टूडेंट्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल UGA कोडॉन इज़ नॉर्मली अ स्टॉप कोडॉन। हमने पढ़ा कि UGA ये है, ये एक स्टॉपिंग कोडॉन है। बट इन माइटोकॉन्ड्रिया इट रीड एज ट्रिप्टोफेन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक अमाइनो एसिड कोड करता है जिसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफेन। लाइकवाइज AUA वाज रीड एज मिथ्योनिन इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन।
AUA जो था हमें पता है वो आइसोल्यूसिन के लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो मिथ्योनिन को इनकोड कर रहा है। एंड AGA एंड AGG फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़ इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन। हमारी बॉडी के अंदर AGA और AGG जो हैं वो आर्जिनिन को कर रहे हैं इनकोड, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉपिंग सिग्नल्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल कोड नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। स्टूडेंट ये म्यूटेशन के टॉपिक में से क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसको डेफिनेटली बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। हम सब जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ चेंज इन द DNA में किसी भी किस्म का जो स्टूडेंट चेंज होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। अब ये स्टूडेंट म्यूटेशन दो तरह की होती है, एक होती है क्रोमोसोमल एब्रेशन और एक होती है पॉइंट म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन की। वो कह रहे हैं कि क्रोमोसोमल एब्रेशन आर मेगा चेंजेस, ये बड़े चेंजेस के अंदर आती है, विच इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कह रहे हैं कि अगर किसी सेल के अंदर एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही एक्स्ट्रा आ गया है या एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही मिस हो गया है, तो ये जो मेगा चेंजेस होती हैं, दैट मेगा चेंजेस आर कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। और इसके अंदर एक जो चेंजेस को वो नाम दे रहे हैं डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन, ये सारे क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में है इन द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। सच क्रोमोसोमल एब्रेशन टू लीड टू सिंड्रोम। और कह रहे हैं कि इनकी वजह से सिंड्रोम्स होते हैं। आपने जैसे सेल साइकिल में पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उनके अंदर यही तो था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो ज़्यादा हो गए थे या तो कम हो गए थे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो अक्सर बोर्ड में पूछता है, डिलीशन, इंसर्शन और इन्वर्जन जो है ये किस क्रोमोसोमल, किस म्यूटेशन के अंदर आते हैं, तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन की, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर मेगा चेंजेस नहीं होती, ये पॉइंटेड चेंजेस होती हैं, जैसे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे हो गया। तो कह रहा है कि पॉइंट म्यूटेशंस आर म्यूटेशनल चेंजेस विच अफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ, प्रोड्यूसिंग अल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपने बस ये याद रखना है कि पॉइंट म्यूटेशन के अंदर सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इफ़ अल्टर्ड इन्वॉल्व ओनली वन और अ फ्यू बेस पेयर इन द कोडिंग सीक्वेंस, दे आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। मतलब अगर एक या दो ये न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे होते हैं, तो इसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन का नाम दे रहे हैं। अब इसकी अगर हम बात करें इसकी वजह से डिजीज़ सिकल सेल एनीमिया, अभी मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कि बीटा चेन के ऊपर सिर्फ एक प्रोटीन, एक अमाइनो एसिड जहाँ पे क्या लगना था, ग्लूटामिक एसिड लगना था, लेकिन वहाँ पे लग क्या गया था, वैलीन। तो ज़ाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जीन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही चेंज हुआ था ना, जिसकी वजह से एक बिल्कुल ही एक अलग अमाइनो एसिड आके वहाँ पे जुड़ गया। तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया और एक डिजीज़ है फिनाइल कीटोन्यूरिया, भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल है किस चीज़ की, पॉइंट म्यूटेशन की। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है स्टूडेंट, ये बड़ा ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। कह रहा है कि इन फिनाइल कीटोन्यूरिया phenylalanine is not degraded because of defective enzyme phenylalanine hydroxylase। कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर phenylalanine hydroxylase एक एंजाइम है, अगर ये डिफेक्टिव है, ये वर्किंग में नहीं है, ठीक से बना नहीं है, तो phenylalanine ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब ये जो phenylalanine एक केमिकल है, ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, सेल्स के अंदर इसकी तादाद क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, आपका ब्रेन जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। और इसकी वजह क्या होगी कि वो जो एंजाइम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसको बनाने वाली जो जीन होगी उसके सीक्वेंस में कहीं ना कहीं क्या हो गया होगा, चेंज आ गया होगा, जिसकी वजह से वो एंजाइम डिफेक्टिव बना होगा और फिनाइलएलानिन ब्रेक डाउन नहीं हुआ होगा। और जब फिनाइलएलानिन का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ये क्या करेगा, ब्रेन को फेल कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने बड़े ध्यान से देखना है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने इनको अच्छे से रेडी करना है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ जाए तो आपको एज इट इज़ इसको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड में दे सके। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQs इस चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हुए हैं। तो आपने इन MCQs को बड़ा ध्यान से सुनना है ताकि आप इसको ईजिली टिक कर सको अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ऐसा कोई MCQs आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टॉप सिग्नल है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, CA, GA, GC या TA। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो GC हेयर पिन है,
ये एक स्टॉप सिग्नल है जो कि फॉलोड करता है किसको, AT को। तो यहाँ पे AT कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, GC। फिनाइल कीटोन यूरिया इज़ अ वेल नाउन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा है कि सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कौन सी वाली म्यूटेशन की, पॉइंट म्यूटेशन की। ये जो डिलीशन, इन्वर्जन और इंसर्शन लिखा हुआ है, ये तीनों की तीनों किसके अंदर आती हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर आती हैं। उसके बाद इन 1882 क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, कह रहे 1882 में क्रोमोसोम सबसे पहले किसने देखे थे, जॉन ब्राउन ने, TH मॉर्गन ने, वेल्डर फ्लेमिंग ने या वाल्टर सटन ने। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि वेल्डर फ्लेमिंग ये सबसे पहले स्लेमेंडर के लार्वे को जब वह स्टडी कर रहा था तो उसने सबसे पहले क्या देखे थे, क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। तो द राइट आंसर इज़ वेल्डर फ्लेमिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स है, अ जीन स्टार्ट विद इनिशिएशन कोडोन विच एनकोड्स द अमाइनो एसिड मिथ्योनिन। स्टूडेंट जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है एक कोड के साथ जो कि एक अमाइनो एसिड मिथ्योनिन को कोड करता है। वो कोड कौन सा है, UAA, UAG, UGG या AUG। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो जो कोड है वो कोड कौन सा है, AUG। उसके बाद स्टूडेंट विच ऑफ दीज इज़ इनिशिएशन कोडोन, वही बात उसने दोबारा पूछ लेकिन घुमा के पूछिए कि इनमें से कौन सा इनिशिएशन कोडोन है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि AUG ये हमारे पास कौन सा कोड है, कोडोन है, इनिशिएशन कोडोन है जो कि किसको एनकोड करता है, मिथ्योनिन को। इसके बाद दोबारा उसने वही क्वेश्चन पूछा है लेकिन घुमा के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टार्ट कोडोन। उसने इनिशिएशन की जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया, स्टार्ट का वर्ड यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा बनेगा, AUG। जो रिमेनिंग ऑप्शन है UAA, UAG, UGA ये हमें पता है कि ये स्टॉपिंग कोडोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है, AUG। उसके बाद है सपोर्टिंग रोल इन DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस प्लेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड। कह रहे कि जो DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर जो सपोर्टिंग रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, DNA पॉलीमरेज, अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA सिंथेटेज, DNA पॉलीमरेज 3 या DNA पॉलीमरेज 1। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो DNA पॉलीमरेज 1 है ये कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है, सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा होता है किसके अंदर, DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है, एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स दैट DNA डुप्लेक्स इज क्वाइल्ड अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉर्ड। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड DNA डबल स्ट्रैंड्स का क्या होना, क्वाइल्ड होना और टाइटली क्वाइल्ड होना और एक स्ट्रक्चर बनाना, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीसोम, हेट्रोक्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम या यूक्रोमैटिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द राइट आंसर इज न्यूक्लियोसोम। क्लियर। नेक्स्ट है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड ऑफ ट्रांसफर RNA इज। ये स्टूडेंट डायग्राम में से उसने MCQs उठाया हुआ है। कह रहे हैं कि ट्रांसफर RNA की किस साइड के ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ता है, G एंड के ऊपर, सेकंड एंड के ऊपर, फिफ्थ एंड के ऊपर या 3 एंड के ऊपर। तो स्टूडेंट जो 3 प्राइम एंड होता है उसके ऊपर क्या लगता है, उसका अमाइनो एसिड अटैच होता है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स की शेप्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होलोटाइप, कैरियोकाइनेसिस, नियोटाइप या कैरियोटाइप। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया है पीछे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही कि जो अपीयरेंस होती है, जो अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम्स की, दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन हनी बी आर। कह रहे हैं कि हनी बी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हनी बी है, हनी बी के अंदर टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है, फुल सेल साइकिल इन यीस्ट सेल इज। कह रहे हैं कि जो यीस्ट है उसका जो फुल सेल साइकिल होता है वो कितनी देर बाद अपने आप को मतलब 1 से 2 में डिवाइड कर लेती है। उसका सेल साइकिल कंप्लीट कितनी देर में होता है, कितने मिनट्स में होता है, 30, 60, 120 या 90। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो यीस्ट है उसका सेल साइकिल कंप्लीट होता है 90 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट है, एक्स रेज डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ DNA वाज परफॉर्म बाय। कि जो DNA का मॉडल था, जो बेस था एक्स रेज डिफ्रैक्शन के ऊपर, वो किसने किया था, अर्विन चारकॉफ, वाटसन एंड क्रिक, चार्ल्स डार्विन या रोजल एंड फ्रैंकलिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रोजल एंड फ्रैंकलिन ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने DNA का मॉडल पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्शन। उसके बाद अ सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन 1900 बाय। कह रहे कि क्रोमोसोम्स का रोल होता है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, कार्ल कॉन्स, WS सटन, WH मॉर्गन या F ग्रिफ्थ। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कार्ल कॉन्स ये वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले बताया था कि क्रोमोसोम का सेंट्रल रोल होता है किस चीज़ के अंदर, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। उसके बाद DNA पॉलीमरेज ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द 5 एंड
वन एंड, सेकंड एंड या फोर्थ एंड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 5 एंड प्राइम एंड होता है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है बाय डीएनए पॉलीमरेज 3। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरेज सिंथेसाइज ट्रांसफर आरएनए। कह रहा है कि कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है किसको, ट्रांसफर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पॉलीमरेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये क्या बनाता है, ये ट्रांसफ़र आरएनए बना रहा होता है। उसके बाद अ क्रोमोसोम विद इक्वल लेंथ ऑफ इट्स आर्म। कह रहे हैं अगर क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके सेंट्रोमेर के दोनों तरफ उसके जो आर्म्स की लेंथ है वो इक्वल है, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज मेटासेंट्रिक। उसके बाद द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस इज कॉल्ड। ये पूरी की पूरी इसने बुक की लाइन उठाई है कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, उसे क्या कहते हैं, जीनोम, जीन पूल, कैरियोटाइप या डीएनए डुप्लेक्स। तो स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज से हमारे पास। स्टूडेंट आपने इन एमसीक्यूज को ध्यान से सुनना था, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और यही वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट आपके लिए। उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और इसके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके माइंड में हैं तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकूं और आपको उसको अच्छे से समझा सकूं। और स्टूडेंट्स आपको अगर एमडी कैट के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए, एमडी कैट के हवाले से कोई गाइडलाइन चाहिए, तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।